हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का हम लोगों का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ लॉ का यूज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिटिविटी है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग करते हैं शुरू कि किरचॉफ लॉस क्या है और क्यों इनकी नीड पड़ी। सबसे पहली बात तो किरचॉफ ने अपने दो लॉस दिए। किसके लिए? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, माने कुल मिला के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए जो लॉज दिए वो कौन से लॉज है? किरचॉफ्स लॉ। इन्होंने दो लॉ की बात करी। एक के बारे में बात कर रहे हैं किसके लिए? करंट के लिए। एक में बात कर रहे हैं किसके लिए? वोल्टेज के लिए। तो जो करंट के लिए गया लॉ उसका नाम पड़ गया केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो वोल्टेज के लिए गया उसका नाम पड़ा केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लॉस केवल तुमको यहाँ पे, माने ऐसा नहीं कि केवल 12th में पढ़ने के लिए मिले। ये सारे लॉस तुम्हें आगे चल के कहीं कोई भी ग्रेजुएशन करने जाओगे जहां पे फिजिक्स आ रही होगी या इंजीनियरिंग करने जाओगे वहां तुमको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक, बिना केवीएल के और केसीएल के कोई काम होता नहीं। ठीक, चलो अब बात आती है, बहुत छोटा सा एमसीक्यू तुमसे पूछ सकता है क्या कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक, किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? कि चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कंजर्वेशन किसका है? चार्ज का है। अब बात आती है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ जो होता है वो जब तुमसे पूछा जाएगा 12th के लेवल पे तो तुम कहोगे कि ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ किस पे? एनर्जी पे। लेकिन एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे भी बेस्ड होता है। लेकिन जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है केसीएल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है कौन? केवीएल। ठीक, क्लियर कट मैटर। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तुम्हारे लेवल पे यही सही है। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो। अब बात आई कि पहला लॉ क्या है? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कह रहा है कि अगर मान लो किसी सर्किट में एक नोड है, जैसे कि मान लो कि कोई वायर ऐसे हैं खूब सारे कहीं के, कोई करंट यहां से आ रही, यहां से आ रही, यहां से आ रही। ठीक, तो ये क्या है? एक नोड है। एक नोड है या फिर जंक्शन है। क्या है? एक नोड है या फिर जंक्शन है। तो एक नोड पे आने वाली सारी करंट का सम क्या होता है? जीरो। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं कि मान लो एक कोई नोड है या जंक्शन है तो इस पे कोई करंट आ रही है I1, कोई करंट निकल रही है बाहर I2, कोई करंट ये है बाहर कौन? I3। मान लो कि यहाँ पे बाहर निकल रही है कोई I4 और ये अंदर आ रही कौन? I5। कुछ ऐसा है मान लो अपने पास। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि I1, ध्यान से देखो इधर, I1 माइनस I2, जो आ रही है उसको प्लस में, जो जंक्शन से बाहर जा रही है उसको माइनस में। तो I1 ये माइनस I2, ये क्या हो गई? प्लस I3 और माइनस I4 और प्लस I5 और ये क्या होगा? जीरो। ठीक, माने सीधे सी बात यह है कि कह रहा है करंट की आने वाली सारी करंट का सम जाने वाली सारी करंट के बराबर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि algebraic sum of all currents at any node is always equals to जीरो। माने हम लोग कह रहे हैं समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। माने कि algebraic sum of all currents at any node और junction is always equals to जीरो। ठीक, तो केसीएल का स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि द algebraic sum of all currents meeting, या मीटिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, algebraic sum of all currents at any junction is always equals to जीरो। ये है अपना कौन? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, इसके बाद बात आती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि मान लो अपने पास होता एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर ये, और हमने कोई ईएमएफ लगा रखा है इसमें। क्या लगा रखा? ईएमएफ, जिसका ईएमएफ कितना है? ई वोल्ट है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से थ्रू आउट सर्किट घुमाते हुए किसी चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में जो वर्क डन लगेगा उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। ठीक। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो a unit positive charge from positive terminal of cell throughout any circuit to its negative terminal is known as electromotive force of the cell। सुनने में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? वोल्टेज। ठीक। अब मान लिया कि ये दो रेजिस्टर है जिनकी रेजिस्टेंसेस हमने कुछ मान ली कि R1 R2 है और करंट जा रही कितनी? I। ठीक। तो किरचॉफ का लॉ कहता है कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस in any closed loop is equals to the summation of all EMFs applied in it। ठीक। भले यहाँ पे एक ही सेल लगा था, मान लो कई लगे होते जिनके EMF E1 E2 E3 E4 ऐसे होते, तो हम लोग क्या करते? इन सब का भी सम यहाँ पे ले लेते। ठीक है। माने कि अगर इसको उधर भेज दें तो हमें दिखेगा कि समेशन ऑफ E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। ठीक। तो एक्चुअल में आई आर भी वोल्टेज ही होता है। आई आर क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, हम लोग जानते हैं बात। और E खुद भी क्या है? वोल्टेज ही है। तो कायदे से देखा जाए तो समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। लेकिन फिर भी हम ऐसा बोल लेंगे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस is always equals to the all EMFs applied across the closed loop। ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? the algebraic sum of किसका है algebraic sum? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस is always equals to the algebraic sum of the all EMFs applied या connected लिख सकते हैं, all EMFs connected in any closed loop। माने केसीएल जो केवीएल होगा वो केवल लगेगा किसके लिए? किसी एक क्लोज्ड लूप के लिए, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लग रहा होगा। पूरी पूरी लूप के लिए ये क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। ठीक। तो ये कौन है? हमारा केवीएल। ठीक। अब हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। अब अगर मान लो अपने पास ये कोई सर्किट बना है एक, जिसमें हम लोगों को क्या करना है? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे? हम लोग चलेंगे क्लोज्ड मैश में। किस में चलेंगे? क्लोज्ड मैश में। कैसे चलेंगे इस बात का ध्यान देना है, केवल इसके अलावा किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई नाराज हो जाए। ठीक। किस में चलेंगे? क्लॉकवाइज। और हर पॉजिटिव को नेगेटिव लेंगे, हर नेगेटिव को पॉजिटिव लेंगे। ठीक। कब? जब इक्वेशन बनाएंगे तब। अभी क्या करना है? अभी ये देखना है कि ये कैसा है? नेगेटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये करंट का मुंह कहाँ है? इधर। इसका मतलब यहां से एंट्री मारी होगी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर इस वाले को देखो, ये करंट यहां से गई तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये। इतनी बात क्लियर है? चलो हम लोग आ गए पहली क्लोज्ड मैश में। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। तो इन फर्स्ट लूप, पहली लूप में आ रहा है, ध्यान से देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है? माइनस का दिख रहा है। ये माइनस का दिख रहा है तो प्लस का लिखो 10।
वोल्टेज है ये तो। फिर अगला कौन है, प्लस का है तो माइनस लगाओ, और करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितनी I1 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो I1 इंटू 1 करोगे तो I1 ही आएगा। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े तो माइनस का दिखा, माइनस का है तो क्या लगाओगे प्लस, करंट की करंट है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I2 आगे आओ, ये प्लस का दिखा, बड़ा टर्मिनल दिखा माने पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू, होगा, समझे बात। जो पॉजिटिव दिखे नेगेटिव लिखो, जो नेगेटिव दिखे पॉजिटिव को, साइन उल्टा लगाना है, क्लॉकवाइज चलना है, बात खत्म। ठीक, क्यों क्या फालतू बकवास में जाने की जरूरत नहीं है, काम निकालो आगे बढ़ो। तो इन दोनों कांस्टेंट को फेंको उधर नचा के, तो I1 प्लस 2I2 कितना हो गया, ये 10 माइनस 4 6, तो माइनस 6, तो ये बना I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 6। चेक करते जाना साथ साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोटी मोटी गलती हो या फिर बैठ के झराए। ये क्या हो गया, 10 माइनस का था तो प्लस का लिया, फिर प्लस का था तो माइनस का I1 हो गया, फिर आगे बढ़ गए तो कितना हो गया माइनस का 2 तो 2I2, और फिर आगे बढ़े तो ये प्लस का 4। ठीक है, दूसरी में आओ, इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप में जब हम लोग आए तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, अब की बार पहले माइनस का 4 सामने आ रहा तो प्लस का 4, उसके बाद क्या सामने आ रहा प्लस का ये 2I2, तो माइनस का लिखोगे 2I2, फिर आगे बढ़ के आए तो माइनस का 1 सामने आया तो I3 इंटू 1 माने कितना आ रहा प्लस का I3, फिर ये प्लस का टर्मिनल माने माइनस, वोल्टेज कितना है 13 इक्वल्स टू क्या लिखोगे शून्य, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू, देखो लगा यही रहे, लिख भले कुछ और रहे हो, लगा क्या रहे यही। ठीक, तो वहां पे हम लोग ये भी लिख सकते थे कि इन एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। चलो, तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 2I2 प्लस I3, इसको भेजा नचा के उधर, तो 4 माइनस 13 कितना हो माइनस 9, माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो 2I2 माइनस I3 इक्वल्स टू माइनस 9, ये इक्वेशन एक देखी। अब समस्या वाली बात अपने पास ये है कि ये वाली इक्वेशन में वेरिएबल कौन है I1 और I2, ये वाली इक्वेशन में वेरिएबल कौन है I2 और I3, बड़ी नाइंसाफी है। वेरिएबल सेम होते तो हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल ना, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब वेरिएबल सेम करना है। अब बारी आएगी, अच्छा ये क्या लगा रहा है इन फर्स्ट लूप अकॉर्डिंग टू, इधर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्या लगाया अभी तक हम लोगों ने KVL। अब तुम्हें पता है कि एक लॉ और है तुम्हारे पास, कौन है KCL, अब जरूरत पड़ेगी किसकी KCL की, तो हम इस पूरे सिस्टम को कर देते हैं छोटा और आते हैं अपने KCL पे। यही सब सिस्टम इसके बढ़िया है कि बढ़िया कहीं को छोटा बड़ा करके सेट कर लो। चलो इधर आओ, अब हम लोग देख रहे हैं कि I1 I2 I3 सबकी सब कहां जा रही, इसी नोड पे जा रहे हैं, देखो जा रही, इसका मतलब इस नोड पे आने वाली सारी करंट का सम क्या हो जाएगा 0, तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, ठीक, तो ये कौन है I2, ये कौन है I2, जरूरत किसकी है I1 की, तो I3 को रिप्लेस कर देते हैं, I3 को क्या रखा I3 को हमने यहां से लिखा, दोनों को इधर फेंको, माइनस I1 माइनस पुट कर दो किसमें, पुट इन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये क्या हो गया पुट इन इक्वेशन किसमें 2 में पुट कराया, तो हमको मिला 2I2 माइनस I3 की जगह देखो माइनस है तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू माइनस 9, तो ये कितना हो गया I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू माइनस 9, ये बनी इक्वेशन नंबर 3। अब ये पहली और तीसरी, पहली तीसरी देखी, क्या करें सॉल्व करते हैं, पहली तीसरी में अभी तक कोई एरर नहीं दिखी ना, कहीं कहीं ध्यान से देखते ना सब लोग। चलो, तो ये I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 6 हो गया, ये I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 9 हो गया, और अब अगर हम लोग क्या करें इक्वेशन 3 प्लस ना
अगर 3 - 1 कर दे, इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस कर दे, तो I1 में से I1 चला गया, 3I2 में से माइनस किया 2I2 को, तो प्लस हो गया 5I2, माइनस किया और ये भी माइनस है। अच्छा, भावुक हो गया क्या? देखिए I1 से I1 गया, और अच्छा ये ठीक है, यहां जोड़ के लिख दिया ना, गलती यही हो गई। ये क्या हुआ, 3I2 में से माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 2I2 हो गया, ठीक। और ये क्या है, -9 में से माइनस किया किसको, -6 को, तो कितना आया, -15। ये कितना हो गया, 5I2, तो कितना आया, I2 इक्वल्स टू, ठीक। बताओ, अब I2 अगर इतना आया तो यहां रखो, ध्यान से देखो इधर। अच्छा, ऐसा तुम्हें दिखाई देगा क्या करंट माइनस की आ सकती थी, तो कहोगे हाँ आएगी सॉल्व करते समय, ठीक। तो ये क्या दिख रहा, I2, और ये क्या दिख रहा, ये। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखो इसको। अब तुम I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, चाहे 3 में चाहे 1 में, तो I2 कितना आया, -3, यहां रखो, -3 इंटू -2 कितना हुआ, +6, और +6 ये बैठा, तो इसका मतलब I1 कितना आ रहा, 0। I1 कितना आ रहा, 0। क्या आ रहा तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है, जैसा सर्किट देगा वैसे आंसर आएंगे। तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यार कोई करंट 0 भी आ सकती, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये देखो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक। मेन मैटर ये है, I1 0 भी आ सकते, करंट 0 की भी आएंगी, फ्रैक्शन भी आएंगी, माइनस में भी आएंगी, कुछ भी आ सकता है, जो जैसा क्वेश्चन बना के देगा आंसर हमारे वैसे आएंगे, बात खत्म। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो I1 है वो मिल रही कितनी, 0 लिखने की जगह नहीं मिल रही। अब ज्यादा छोटा कर दें, फिर छोटा कर दें इसको, ज्यादा छोटा हो जाएगा बेचारा, चल वे, ठीक है। तो पुटिन किस में रख दिया, 3 में, तो I1 कितना मिल गया। अब I1 0 है, I2 -3 है, I1 0 है, I2 -3 है, I1 0, I2 -3 है, तो I3 कितना आएगा, देयरफॉर I3, बताओ, ये -3 है, यहां रखा तो कितना आ गया, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक। समझ में आई बात। इसका मतलब जो इसमें करंट के डायरेक्शन हमको दिए हैं वही उल्टा दिया है क्वेश्चन में, करंट का डायरेक्शन दिया है वो कैसा दिया, उल्टा। माने I2 कितनी है, माइनस की ना, तो उधर की जगह कहाँ फ्लो कर रही होगी, इधर। इसका मतलब इस सेल जो बना के रखा गया है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना कि हमारे सामने जो सर्किट आएगा हमें उसे सॉल्व करना है बस, ठीक। अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। चलो, अब मान लो कि तुम्हारे सामने कभी कोई एक ऐसा सर्किट आ जाए जो कैसा दिख रहा हो, ऐसा। और ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने लगाया, और यहाँ पे एक लगा दिया सेल, और ये बना सर्किट कोई। इस सेल से जो करंट आई वो कितनी आई, यहाँ आई, तो यहाँ देखो करंट जब यहाँ पहुंची तो इसको दो रास्ते दिखाई दिए, दो रास्ते दिखे, तो इसको लगा कि यार ये I1 है, ये I2 है, ठीक। बताओ, क्लियर कट मैटर है। चलो, तो ये सर्किट होती है किसकी, व्हीट स्टोन्स ब्रिज की। किसकी सर्किट है ये, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये क्या कहता, ये कहता है कि इसमें, अच्छा सबसे पहली बात, इसमें एक शब्द जुड़ा है ब्रिज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज, तुमसे वाइवा में जब आएगा एग्जामिनर तो वो तुमसे ये जरूर पूछेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हो, तुम कहोगे हाँ जानते हैं, तो पूछेगा कि चलो व्हीट स्टोन तो किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन इसे ब्रिज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज हेयर, क्या मतलब है ब्रिज का। तो जो ब्रिज होता है वो हमेशा दो सेम पॉइंट्स के गैप को भरता है, माने दो सेम पॉइंट्स को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक। उसी टर्म को यूज किया गया
कि दो ऐसे पॉइंट मिले जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो दो पॉइंट अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक। कॉमन पोटेंशियल अगर हो गया तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जिस समय, ध्यान सुनो, इन दोनों पॉइंट्स पे जिस समय पोटेंशियल सेम होगा, केवल उसी समय इस वायर को ब्रिज कहेंगे, बस, ठीक। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ब्रिज है। अगर इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये ब्रिज नहीं। बात समझ में आई? तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कुछ कहानी है स्पेशल। हमेशा ऐसा दिखने वाला सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम चलेगा। वो सिस्टम क्या होगा उस पर देखना है हमको। कि सबसे पहली बात, व्हीट स्टोन ब्रिज जो बनाया गया वो क्या बनाया गया कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट थी जिसमें किसी किसी सर्किट को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। इन्हीं में मान लो कोई एक अननोन रजिस्टर दिया जाता तो हम लोग उसकी बैलेंसिंग कंडीशन या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मान लो अगर हमें सर्किट डायग्राम दिया गया है कि सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज शोन एज, हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। अब क्या कहेंगे, अब सिचुएशन क्या फॉलो करनी है, सिचुएशन ये लेनी है कि व्हेन, ध्यान से देखो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब करंट नहीं है। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं है इसका मतलब करंट नहीं है। करंट नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे क्या होगा, सेम हो रहा होगा उस पॉइंट पे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज केवल तभी होगा जब इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और ये सेम कब होगा, जब एक कंडीशन फॉलो करेगी जिसको कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। वो क्या है, वही कंडीशन हमें किरचॉफ्स के लॉ का यूज करके फाइंड आउट करना है, ठीक। हमने मान लिया कि अपने पास एक मैश ये है और यही करंट आगे बढ़ी। जब यहाँ पे, ध्यान सुनो, जब यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रही इसका मतलब जब I1 ऐसे बढ़ी तो I1 ही आगे निकल गई होगी, और जब यहाँ आई तो I2 ही यहाँ चली गई होगी। अच्छा एक बात बताओ कि करंट एंट्री मार रही तो ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव, और ये ऐसे यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये ऐसे ये वाला पॉजिटिव, ये होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा कि इन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1 क्या होगा, ध्यान से देखो। ये कौन है, P, और करंट कितनी है I1, ये पॉजिटिव है तो क्या लेने वाले हो, तुमने कहा कि हम लेंगे नेगेटिव I1 P लेंगे। फिर इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, आ गए सीधे यहाँ माइनस का है तो क्या लिखा तुमने, प्लस का, क्या I2 Q इक्वल्स टू, उधर भेज दो तो क्या बनेगा I1 P इक्वल्स टू I2 Q, बताओ यही बनेगा। ऐसे हमने कहा कि इन लूप 2, दूसरी लूप में प्लस का दिख रहा है तो माइनस लगाओ, माइनस IR1, माइनस I1R प्लस, प्लस में कौन आ रहा, I2S इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि I1R इक्वल्स टू I2S। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 2, ठीक। बताओ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको ले आते हैं यहां। अब हमने कहा कि अगर हम लोग I1P इक्वल्स टू I2Q को देखें और ये I1R इक्वल्स टू I2S को देखें, तो देखने के बाद अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें 2 से तो क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1R इक्वल्स टू I2Q अपॉन I2S। तो I2 से I2, I1 से I1 कट गया तो क्या पता चला, P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S पता चला। अब Q को उधर भेज दें, S R को उधर, तो क्या मिलेगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू
आर अपॉन एस। यही क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। माने जब ऐसा होगा तभी बीच में करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो जब इस आर्म के साथ लिया और इस आर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो इस आर्म के साथ लिया और वो अगर सेम आया तो इसका मतलब बीच में करंट फ्लो नहीं करी। बीच में करंट फ्लो कब नहीं करेगी, जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, और तभी इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज कब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये सेंसिटिविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंसिटिविटी। ठीक, क्लियर कट मैटर है। अब दूसरी चीज, व्हीट स्टोन ब्रिज कब मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, मैक्सिमम सेंसिटिव तो कब है, जब P अपॉन क्यू किसके बराबर है, R अपॉन एस के। लेकिन मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, जब P Q R और S सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो, सेम हो। सारे रेजिस्टेंस अगर सेम है तो इस समय जो बैलेंसिंग कंडीशन होगी वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी। ठीक, समझ गए बात। तो ये तुम्हारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है। जिस आर्म्स का तुम क्या लेते हो, रेजिस्टेंस लेते हो, उनको रेशियो आर्म्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेशियो आर्म्स। ये दोनों रेशियो आर्म है, ये दोनों रेशियो आर्म है। ठीक, ये कौन सी आर्म है, ब्रिज आर्म। आज यही इसी पे कौन होगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो रहा है। ठीक, और ये देखो ये कौन से दो आर्म है, देखो इसके दो डायगनल, एक ये एक ये है। इस डायगनल के अक्रॉस देखो कौन कनेक्ट है, सेल। इस डायगनल के अक्रॉस कौन कनेक्ट है, इसको अंदर की जगह ऐसे बाहर लगा देते तो क्या दिक्कत हो जाती, कोई नहीं। भाई इसके वायर हम चाहे इतने लंबे खींच ले, कहीं चिपका दे। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये कहीं भी कर दो, इसको कहीं भी कर दो, तो ये क्या बन रहा, माने कि जो दो डायग्राम है, एक डायग्राम कौन है, गैल्वेनोमीटर, दूसरे पे कौन है, अप्लाइड ईएमएफ, जो भी तुमने ईएमएफ लगा रखा है, माने जो भी सेल लगा के रखा हुआ है। तो ये कहानी है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बड़े डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं ना, कई शक्ल में तुम्हारे सामने आएगा। जैसे कि बड़ी सुंदर सी शक्ल बना के आएगा, कैसे, देखो ऐसे। और यहां कोई लगा होगा सेल। ये कौन है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ये यही P है, ये Q है, ये R है, ये S है। और जब बीच में करंट नहीं जाएगी तो कोई भी रेजिस्टेंस यहां लगा दिया X, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि उसमें करंट आ ही नहीं रही, करंट नहीं आ रही तो हमारा काम लेना देना नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक शक्ल तुमको देखने को मिली है। अगली देखो, अगली शक्ल तुमको देखेगी ऐसे ही। देखो ध्यान से देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये कौन है, यही X बीच वाला। और ये दोनों टर्मिनल वो हैं जिन पे लगेगा सेल। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दोगे, देखो वही दिखेगा। ध्यान से देखो, इसको यहां से पकड़ा, ऐसे उठाया, सीधा किया, तो सेम टू सेम शक्ल दिखाई दी ना। तो ये तुम्हें पहचानना है कि इस तरीके से भी तुम्हारे सामने ये आएंगे। ठीक, समझ में आई बात। ये दो शक्ल तो एकदम याद रहनी चाहिए, और भी एक आध दो शक्ल होती है लेकिन तुमको सबसे ज्यादा फंसाएगी ये और ये। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि तुम्हारे सामने तुमको देखने को मिल गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चन, खैर है नहीं अब फिर भी, क्योंकि इनमें किरचॉफ्स के लॉज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं, खैर अभी किरचॉफ लॉ का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर कंडीशन बैलेंस्ड है, कंडीशन अगर बैलेंस्ड है, माने व्हीटस्टोन ब्रिज अगर सेंसिटिव है, तो तुम्हें केवीएल केसीएल लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं न्यूमेरिकल में।
यहाँ पे तुमको दे दिया कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये दे दिया कि 1.5 ओम है, ये 3 ओम है। तो देखो 2/4 1/2, 1.5/3 कितना हुआ 1/2, रेशियो सेम। अब ये बीच वाला चाहे जो दे दे, 5 ओम दे दिया, कोई लेना देना इससे नहीं है। और तुमसे कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट बताओ। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पहली आर्म का जब जब इस आर्म में करंट ही नहीं आ रही, इसका मतलब ये लगा ही नहीं है, भूल जाओ इसको। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा सर्किट में, ये तो कितना होगा 2 और 1.5, कितना 3.5 ओम। और R2 कितना हो गया, नीचे वाली आर्म पूरी 7 ओम। और ये ऊपर अगर ये वायर नहीं है तो ये ऊपर वाला वायर इस नीचे वाले वायर के साथ कनेक्ट किसमें है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कितना हो गया 3.5 प्लस 1/7, डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ा दो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो कितनी बार कटा, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, माने 2/7 लिखा है, ये 1/7 लिखा है, तो कितना हो गया 3/7। ये 1/R है, तो EQ कितना, REQ कितना आ गया भाई 7/3 ओम। ठीक, क्लियर मैटर। बहुत ज्यादा सवाल दिखने वाला किसी छोटे छोटे MCQs में ऐसा दिखेगा कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये चाहे जो दे दे लेकिन तुम्हें 2 ही देगा, माने जो सब देगा वही ये भी देगा। कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें डरना नहीं है, पूछेगा आर इक्विवेलेंट कितना है, तुरंत लिख दोगे 2 ओम। ठीक, अगर सारी आर्म का रेजिस्टेंस सेम है तो जो है वही आंसर भी है, किसी एक आर्म का रेजिस्टेंस जो है वही क्या है, आंसर भी होगा। ये पक्का MCQ में छप के आएगा सवाल, कहीं ना कभी तुम्हारे आंख के सामने तुमको देखने को मिलेगा। सॉल्व पेपर्स देखोगे वहां तो पक्का मिलेगा, दिख जाएगा पहली से। ऐसा ही क्वेश्चन अगर मान लो तुमको कैपेसिटर के साथ दे देता, ऐसे कि कैपेसिटर लगे हैं इस तरीके से, माने व्हीट स्टोन ब्रिज में सारे कैपेसिटर सेम दे दे कि ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, सारे 4 माइक्रोफैरड। क्या तुमसे कह रहा है कि सी इक्विवेलेंट बताओ, तो ये भी कितना होगा 4 माइक्रो फैरड। इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी हमेशा क्या होंगे, सेम। ठीक, मैक्सिमम सेंसिटिव है कि नहीं वाला, बताओ मैक्सिमम सेंसिटिव है क्या, सारे रेजिस्टेंस सेम है, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, मैक्सिमम सेंसिटिव होगा। लेकिन अगर इसी को हम अभी कर देते यहाँ 2/4, यहाँ कर देते 3/6, माने 3/6 आता है इसका, 3/6 का रेशियो 1/2, यहाँ 2/4 का रेशियो 1/2, माने सेंसिटिव तो अभी भी है लेकिन अब मैक्सिमम सेंसिटिव सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम सेंसिटिव की सिचुएशन का मतलब होता है कि ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बहुत माइन्यूट सी करंट गैल्वेनोमीटर में कहीं हल्की फुल्की दिखाई देने को मिल रही हो, इतनी कम कि उसको नापा ही नहीं जा पा रहा। बहुत छोटे डिवाइसेस को लेके जाएंगे माइक्रोमीटर लेवल के, माइक्रो एम्पियर लेवल के, तब जाके उस करंट को हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई, क्लियर कट मैटर है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको सब लोग ट्राई करोगे। टेन ओम है, 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक, और यहाँ पे तुमको एक और रेजिस्टेंस दिया है जो कि कितने का है, 5 ओम का है। करंट मैक्सिमम क्वेश्चन तो बना के देगा वो, ठीक है। तो करंट हमको बना के दे रहा है I1 I2 I3, यहाँ पे कौन है I1 है, यहाँ पे कौन है I2 है, यहाँ पे कौन है I3 है। ठीक, और नीचे जब ये कनेक्ट होके आया तो ये कितना ओम लगा, यहाँ पे 10 ओम, और यहाँ पे भी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। हमसे पूछ रहा कि I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ठीक, क्लियर कट बात। हम बता रहे कि इक्वेशन बनाई कैसे आएगी, सॉल्व तुम लोग को करना है, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले चेक करना है, ऐसे सर्किट देख के ये मत सोच लेना कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है।
केवल शक्ल पे नहीं जाना, रेजिस्टेंस को देखना है। ये 10 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 2, ये 5 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ 1/2। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है। ठीक, अब करोगे क्या, अपने पास एक क्लोज्ड मैश ये है, दूसरी ये है। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, वेरिएबल कितने हैं, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल है तो 3 लूप दिखनी चाहिए। तो तीसरी लूप हम लोग कैसे कंसीडर कर लेंगे, ऐसे ऊपर वाले वायर से ऐसे ऐसे चलेंगे और सीधे आ जाएंगे नीचे। ठीक, या फिर नीचे से ही ऐसे चलते और नीचे के नीचे ही आ जाते इधर, या फिर ऐसे चलते पूरा गोल गोल, कहीं भी चल सकते थे। हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे कि हम लोग एक बार इसमें नाचेंगे, एक बार इसमें नाचेंगे, एक बार सीधे ऊपर से आएंगे नीचे। बात समझ में आई। ठीक, क्या करना है, करंट जहां से एंट्री मारती वहां पॉजिटिव, जहां से निकलती वहां पे नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वहां, जहां एंट्री वहां पॉजिटिव, जहां से निकलती वो नेगेटिव। I1 यहां से एंट्री मारी, ये पॉजिटिव हो गया, ये I3 यहां से एंट्री मारी, ये पॉजिटिव हो गया, ये I2 यहां से एंट्री मारी, ये पॉजिटिव, ये। अच्छा एक बात बताओ, I1 ये चली जा रही, ध्यान से देखो, I1 जा रही, इस पॉइंट पे जंक्शन है, जंक्शन से I3 यहां आ रही, तो यहां कौन जा रहा, फिर कौन जा रहा, I1 माइनस I3, यही तो पकड़ना है कि I1 माइनस I3 आ रही। यहां कौन जा रहा, I2, यहां कौन आ रहा, I3, दोनों आ रही, तो अब कौन जाएगा आगे, I2 प्लस I3, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये। बात समझ में आ गई। अब ये सेल का बड़ा टर्मिनल है, माने करंट यहां से निकली होगी, ऐसे निकली होगी, और यही करंट कौन है, आई, कौन है, आई, तो यहां से निकली पॉजिटिव ये। बताओ होगा। और ध्यान से देखो, ये आई ऐसे चली आ रही चली आ रही चली आ रही, यहां पहुंची यहां पहुंची यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद दो भाग में टूट गई, I1 और, माने KCL, कौन है, KCL लगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक, तो देखो अकॉर्डिंग टू KVL इन लूप 1, हम लोग तीसरी लूप लेंगे इसको। ठीक है, चलो लूप 1 प्लस है तो -10I1, बताओ, आगे बढ़ गए, आई किसमें, इसमें, तो प्लस है तो -5I3, फिर आगे बढ़ गए, माइनस है तो +5I2 इक्वल्स टू, खत्म हो गया ना, इतना ही था। तो हमने क्या किया, देखो 5 5 5 कॉमन दिख रहा, और माइनस दिख रहा कॉमन, तो ले लो, क्या बनेगा 2I1 प्लस, प्लस नहीं, प्लस तो I3 हो जाएगा, I2 माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का है तो -I2 और प्लस का I3 इक्वल्स टू 0, ये बनी इक्वेशन नंबर। फिर इन लूप 2, लूप 2 में आ जाओ, प्लस का है तो माइनस लगाओगे, ध्यान से देखना करंट अलग अलग है, बड़ी बड़ी करंट है। अब प्लस का है तो -5 ब्रैकेट में I1 माइनस I, बताओ कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे 10, और करंट कितनी है I2 प्लस। फिर आगे बढ़े इसी में, तो क्या देखा, माइनस का, माइनस माने प्लस लगाओगे 5I3 इक्वल्स टू 0। खोलो, इसको खोला तो दिखाई दिया -5I1, फिर माइनस माइनस प्लस 5I3 प्लस 5I3 प्लस 10I3 20I3, यही है दिक्कत, कोई नहीं। आगे देखा 10I2 प्लस का 10I2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो फिर से 5 कॉमन दिख रहा, फिर से माइनस कॉमन दिख रहा, तो हमने लिखा I1 -2I2 और -4I3 इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर बन गई। अब बड़ा काम आ गया अपने पास कि अब देखना है ऊपर से सीधे नीचे तक। तो हल्का सा इसको किया हमने छोटा, और ये पहुंचा यहां। चलो अब देखो इन लूप 3,
हम ऊपर से सीधे आएंगे नीचे, तो सबसे पहले प्लस का 10, तो -10i1, फिर आगे आ गए प्लस माने -5i1 माइनस, सीधे आएंगे नीचे, छोटा टर्मिनल माने नेगेटिव, नेगेटिव माने +10। भाई वो सेल है ना, उसमें तो करंट का मल्टीप्लाई कराओगे नहीं। फिर आ गए प्लस का 10, प्लस का 10 माने -10 कौन, आई, और आई कौन है, i1 प्लस i2, i1 प्लस इक्वल्स टू, ठीक, बात समझ में आई है? बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, -10i1 -5i1 -10i1, तो कितने हो गए, -25i1, सही लिखा हमने, माइनस माइनस प्लस 5i3 -10i2, और +10 तो उधर भेज दिया -10। क्या फिर से -5 कॉमन है, ले लो, क्या बनेगा, 5i1 प्लस 2i2 -i3, और -5 कॉमन लिया था, उसको डिवाइड किया तो 2, ये बनी इक्वेशन नंबर, समझे? तो इक्वेशन कितनी आई, 3, और 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, माजरा दिखा। अब हो सकता है कि तुम्हें अपने लेवल पे कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिससे तुम कभी कोई चीज आसानी से फाइंड आउट कर लो, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है? जैसे अगर तुम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो i3 से i3 कैंसिल होता दिख रहा, वेरिएबल i1 i2 में आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन ये तो 3 में है ना, तब क्या करोगे? 3 में अगर ये है तो तुम ऐसी सिचुएशन में करोगे ये कि किसी भी एक इक्वेशन से i3 की वैल्यू सबको पलट के इधर भेजोगे, क्या भेजोगे, i3 को इधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो i3 इक्वल टू क्या हो गया, 5i1 प्लस 2i2 -2, और i3 की जगह पुट कर दो, यहाँ पे लाओगे, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पुट करोगे, लाओगे तो इक्वेशन i1 i2 बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करने से एक ऑलरेडी i1 i2 में आ चुकी है, उसको सॉल्व करोगे, i1 i2 वैल्यू फाइंड आउट करोगे, करने के बाद उस वैल्यू को लाओगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो i3 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक, समझ गए, पक्का? तो मेन मैटर है कि तुम इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लोगे तो सॉल्व तो कर लोगे ही लोगे। अच्छा मान लो कि कभी कोई इक्वेशन ना कटे, मान लिया हमने कोई नहीं कटी, तो जैसे मान लो कि अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई, ऐसे लिखा 2x 3y 4z इक्वल्स टू 5, तो 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 7, कुछ भी मान लेते हैं ऐसे ही रैंडम, और 6x प्लस 2y माइनस प्लस 5z इक्वल्स टू 17। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हमने, हम लोग क्या करते थे, जैसे 4 और 3 को बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 से, इसमें 4 से, तो यहां से 4 को जेड को एलिमिनेट कराएंगे, लगातार 2 इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना आता है हमें, कर लेंगे, तो बचे 2 में इक्वेशन मिलेगी, बचे 2 में एक इक्वेशन मिलेगी, फिर ऐसे ही इसमें और इसमें जेड को एलिमिनेट कर लो, ये -3 है, ये प्लस का 5 है, तो क्या करोगे, यहाँ +5 से मल्टीप्लाई, इसमें -3 से, -3 से या 3 से कराओ तो सीधे ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, ये करना आता है हम लोग को। तो 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी x और y में, एक यहां से मिलेगी x और y में, अब उन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y आएगा, जब x और y आएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में x y की वैल्यू पुट करो तो z आ जाएगा। ऐसी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? हो सकता है कि तुम्हारे सिलेबस में बनाई गई क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऐसे ही आए जिनमें तीसरा वेरिएबल डायरेक्ट कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखे, ठीक है? कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि किसी एक से एक वेरिएबल कट जाएगा, किसी दूसरे क्वेश्चन से दूसरा अपने आप ही कट जाएगा, जिससे कि तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन क्या रहे, आसान रहे, ठीक है? क्योंकि अब एकेडमिक क्वेश्चन है तो बोर्ड में आएगा, तो इसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स तो लगा नहीं पाएंगे, सॉल्व तो करने का अपना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक, हवाबाजी करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक? तो इसको करोगे सॉल्व, और ये हो गया हमारा किरचॉफ लॉ की सेवा समाप्त। क्या था, किरचॉफ ने 2 लॉ बताए, किसके लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। 2 लॉज है, दोनों का नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और केवीएल बेस्ड होता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
एक्चुअल में बेस्ड वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस चार्ज पे होता है, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे, जिस लेवल पे हैं, छोटे बच्चे हम लोग, तो हमारे लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि ये कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड होता है। फिर जब बढ़ेंगे आगे तो आएगी बात कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो बैलेंसिंग कंडीशन उसमें निकालेंगे, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ऐसा कब होगा, जब बीच वाला आर्म जिसे बैलेंसिंग आर्म कहते हैं, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, डिटेक्शन आर्म भी हुआ है, ब्रिज आर्म भी है, उस आर्म में कोई करंट ना आए। ठीक, ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन पॉइंट्स को जोड़ता है वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। कब सेंसिटिव होगा, जब रेशियोज आर्म्स के क्या होंगे, सेम, इसका रेशियो इनके साथ क्या होगा, सेम। लेकिन मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा, जब चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होंगी, सेम। हम लोगों ने दो डिफरेंट शक्ल भी देखी अपने व्हीट स्टोन ब्रिज की, कि इस तरीके की तुमको शक्ल दिखाई देंगी कि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। फिर एक क्वेश्चन तुमको बताया गया कि एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम सेम दे दी, पूछेगा कि इक्विवेलेंट कितना है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, वो यही देखना चाहता है कि बच्चा देखे बेवकूफी कर रहा है कि नहीं, क्या इसको सॉल्व करे टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब उसने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी, उसे डायरेक्ट पता होना चाहिए था कि ये आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, सीधे सीधे टिक करके आगे बढ़ जाता। ठीक, फिर मान लो इस तरीके कोई क्वेश्चन आए, शक्ल भले व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी है लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग केवीएल लगाएंगे, एक बार इस लूप में, एक बार इसमें, एक बार ऊपर से हमेशा नीचे आना, आ सकते हो नीचे से नीचे डायरेक्ट, ऊपर से भी नीचे डायरेक्ट, या ऊपर ही पूरा गोल गोल घूम जाओ, सारी सिचुएशन अवेलेबल है, लेकिन तुम लोग कोशिश करोगे कि हम लोग पूरे सर्किट को यूज करके चलेंगे। ठीक, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बताओ, क्लियर कट मैटर, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये हो गया हमारा काम इसका खत्म। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।